बारिश में आए जेठानी के मायके वालों से तंग आकर देवरानी ने छोड़ा ससुराल। गर्मी के दिनों की एक शाम के समय नीलम के घर की बालकनी में खड़ी नीलम के साथ चाय पी रही गीता और रजनी ख्याति और सीमा को सब्जियों से भरे थैले लिए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हंसते मुस्कुराते अपने घर की तरफ बढ़ते हुए देखती हैं। अरे गीता, जरा देख तो ख्याति और सीमा को। इन दोनों को देखकर लगता ही नहीं कि दोनों देवरानी जेठानी है। हाँ नीलम, बिल्कुल सही कह रही है तू। ऐसा लगता जैसे दो सगी बहनें एक ही घर में ब्याही गई हो। और क्या, जो भी काम करती है साथ में करती है, जहाँ भी जाती है साथ में जाती है। मजाल है जो कभी किसी ने इनके बीच जरा सी भी खटपट सुनी हो। दोनों देवरानी जेठानी का स्वभाव ऐसा है कि देखने वाले अक्सर उन्हें बहनें ही समझ लेते हैं। खाना बनाना हो, मार्केट जाना हो या घर का कोई काम, दोनों मिल बांट कर करती हैं। दिन बीतते हैं और गर्मियों के बाद बारिश का मौसम आ जाता है। दोनों झमाझम बारिश में छत पर एक दूसरे पर पानी उछालते हुए नहाने लगती हैं। तभी जोर से बिजली कड़कती है और बारिश तेज हो जाती है। ख्याति दोनों हाथ फैलाकर बारिश की बूंदों को महसूस करते हुए सावन का गीत गुनगुनाने लगती है। बरसे शीतल मस्त फुहार, आई सावन रुत सुहानी। तभी सीमा की नजर दरवाजे पर आकर रुकती एक टैक्सी पर पड़ती है। जेठानी जी, गाना बाद में गाना, पहले नीचे देखो, लगता है हमारे घर में मेहमान आए हैं। ख्याति भी नीचे झांकती है। तभी टैक्सी का दरवाजा खुलता है और उसमें से ख्याति के मम्मी पापा ललिता और प्रदीप बाहर निकलते हैं। अरे, ये तो मेरे मम्मी पापा हैं। ख्याति के मम्मी पापा के पीछे पीछे उसके भैया भाभी विकास, प्रियंका और बहन सुरभि भी टैक्सी से बाहर आते हैं। अरे, ये तो मेरे मायके वाले हैं। अपने मायके वालों को ससुराल आता देखकर ख्याति बारिश में पूरी तरह भीगी हुई सीढ़ियां उतरकर नीचे हॉल की तरफ भागती है। उसकी देवरानी भी उसके पीछे पीछे जाती है। हॉल में पहुंचकर ख्याति देखती है कि उसके सास ससुर अभिजीत और शोभा के सामने उसके सभी मायके वाले खड़े हैं। अरे समधी जी, आप, वो भी पूरे परिवार के साथ। अरे अचानक कैसे आना हुआ? अरे दरअसल पूरा परिवार बारिश में कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहा था, तो मेरी बेटी सुरभि ने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं दीदी से मिले हुए, तो क्यों ना वहीं चले। तो बस चला आया पूरा परिवार। प्रदीप ख्याति की तरफ देखता है और क्यों, सही किया ना ख्याति बेटा? बिल्कुल सही किया पापा, आप सब आराम से बैठिए, तब तक मैं आप सबके लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। ख्याति जैसे ही किचन की तरफ मुड़ती है, उसकी देवरानी सीमा तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। अरे जेठानी जी रुको, आप पूरी तरह से भीग गई हो, पहले अपनी साड़ी बदल लो, मैं किचन में जाकर आपके मायके वालों के लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। सीमा अपनी जेठानी ख्याति को जबरदस्ती उसके कमरे की तरफ भेज देती है। अरे देवरानी जी, मेरी बात तो सुनो। और खुद बारिश में भीगी हुई तेज कदमों से किचन में जाकर फुर्ती से चाय चढ़ाती है और बेसन घोलकर फटाफट पकौड़े फ्राई करती है। चाय और पकौड़े बनाकर सीमा जैसे ही चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर हॉल में आती है, सूखे कपड़े पहनकर अभी अभी हॉल में आई ख्याति सीमा के हाथ से ट्रे लेने की कोशिश करती है। लाओ देवरानी जी, ये ट्रे मुझे दे दो, मैंने सूखे कपड़े पहन लिए हैं। अब तुम भी जाकर सूखे कपड़े पहन लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी और बीमार पड़ जाओगी। यहाँ से अब अपने मायके से आए मेहमानों की खातिरदारी की जिम्मेदारी मैं खुद संभालती हूँ। सीमा ट्रे को और मजबूती से पकड़ लेती है। बिल्कुल नहीं जेठानी जी, मेहमान आपके मायके के हैं तो क्या हुआ, घर तो हमारा है। हॉल में बैठे ख्याति के मायके वाले दोनों देवरानी जेठानी की बातें सुनकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्या हुआ मम्मी, ऐसे क्या देख रही हो हैरानी से? अरे बेटी, मैं तो अपनी जिंदगी में पहली बार देवरानी जेठानी के बीच में इतना प्यार देख रही हूँ। जेठानी को देवरानी की फिक्र है और देवरानी को जेठानी की। ललिता की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को देखकर ठहाका मारकर हंस पड़ती हैं। फिर सीमा अपनी जेठानी ख्याति को ट्रे देकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सीमा जब सूखे कपड़े पहनकर हॉल में आती है तो देखती है कि उसकी जेठानी हॉल में नहीं है। तो फिर सीमा अपनी सास शोभा से उसके बारे में पूछती है। मम्मी जी, जेठानी जी कहाँ है? छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तो किचन में खाना बना रही है। इतना सुनते ही सीमा तेज कदमों से किचन में जाती है और देखती है कि उसकी जेठानी ख्याति स्लैब के पास खड़ी होकर पनीर के स्लाइसेस काट रही है। सीमा बिना कुछ कहे आगे बढ़ती है और ख्याति के हाथ से चाकू और पनीर दोनों ले लेती है। जेठानी जी, आप ये सब काम छोड़ो, बड़े दिनों बाद आपके मायके से मेहमान आए हैं तो जाकर उनसे बातें करो ना, ये सब काम मैं कर लूंगी। देवरानी जी, अकेले तुम इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाओगी? वैसे ही बनाऊंगी जैसे हमेशा बनाती हूँ, बस आज थोड़ा ज्यादा बनाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तुम अकेले थक जाओगी। जेठानी जी, आपके मायके से आए मेहमान मेरे मेहमान भी तो है ना, अगर मेरे मायके से मेहमान आते तो क्या आप ये सब नहीं करती क्या? बस बस बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। ठीक है, तुम रसोई के काम संभालो, मैं जाकर अपने मम्मी पापा से बातें करती हूँ।
ख्याति किचन छोड़कर हॉल में चली जाती है और वहां सब लोगों के साथ बैठी अपनी भाभी और बहन को अपने कमरे में ले जाती है। कमरे में पहुंचकर ख्याति की भाभी बेड पर बैठती बाद में है सवाल पहले पूछती है। ननद जी, सिर्फ कुछ ही देर में हमने आपके सास ससुर से आपकी और आपकी देवरानी की खूब तारीफें सुन ली हैं। ये तारीफें सच्ची हैं या सिर्फ हमारे सामने बड़ाई बता रहे हैं? भाभी जी, आप कुछ दिन रुकोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये तारीफें सच्ची हैं या सिर्फ बड़ाई हैं। ख्याति अपनी भाभी और बहन के साथ पुरानी यादें ताजा करने लगती है। उधर किचन में सीमा पूरे मन से मलाई पनीर, तवा रोटी और जीरा राइस बनाने के बाद दाल में तड़का लगाती है। काफी देर से हॉल में अपने पति, बेटे, समधी और समधन के साथ बैठे बैठे ख्याति की मां ललिता के मन में एक सवाल आता है। समधन जी, काफी देर हो गई, अब तक खाना नहीं आया। आपकी छोटी बहू खाना बना रही है ना? शोभा ललिता की बात का जवाब दे पाती है उससे पहले ही अपने कमरे में बेड पर अपनी भाभी और बहन के साथ बैठी ख्याति खड़ी होती है। बहुत बातें हो गई, आप लोग हॉल में चलो, देवरानी ने अब तक खाना बना लिया होगा। ख्याति की भाभी और बहन हॉल में आ जाते हैं और ख्याति सीधे किचन में जाती है और स्लैब के पास खड़ी अपनी देवरानी से खाने के बारे में पूछती है। देवरानी जी, खाना बनाने में और कितनी देर लगेगी? गैस चूल्हे से दाल का बर्तन उतारते हुए सीमा अपनी जेठानी की बात का जवाब देती है। बस बन ही गया है, मैं आपको आवाज लगाने ही वाली थी, आप बिल्कुल सही समय पर आई हो। फिर चलो सबको खाना सर्व करते हैं। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर हॉल में डाइनिंग टेबल पर घर वालों और मेहमानों को खाना परोसती हैं। देखा समधन जी, मैं कहती थी ना कि हमारी दोनों बहुओं में सगी बहनों जैसा प्यार है। मेहमान आए जेठानी के हैं, लेकिन उनकी पूरी खातिरदारी हमारी देवरानी कर रही है। खाना खाने के बाद ख्याति के ससुर, पिता और भाई गेस्ट रूम में चले जाते हैं, जबकि दोनों समधन अपने कमरे में चली जाती हैं। ख्याति, उसकी भाभी और बहन सीमा के कमरे में जाती हैं। सीमा उन्हें अपना वार्डरोब, डिजाइनर साड़ियां, मैचिंग चूड़ियां और इम्पोर्टेड मेकअप किट बड़े चाव से दिखाती है। तभी प्रियंका एक साड़ी उठाती है और वाह नन्ना जी, आप तो काफी फैशनेबल लगती हो। सुरभि मेकअप किट ध्यान से देखती है। सीमा दीदी, आपका फैशन सेंस तो मुझसे और ख्याति दीदी से कहीं ज्यादा अच्छा है। हाँ सुरभि, मैं हमेशा फैशन टिप्स अपनी देवरानी से ही लेती हूँ। तो फिर मौका मिलने पर मैं भी आपकी देवरानी से फैशन टिप्स जरूर लूंगी ननद जी। वो चारों सीमा के कमरे में शाम तक हंसी ठिठोली करती रहती हैं। शाम होती ख्याति और सीमा के पति सारांश और पंकज अपने अपने ऑफिस से घर लौट आते हैं। उनके लौटने के बाद ख्याति के मायके से आए मेहमानों और ख्याति के सभी ससुराल वालों की महफिल हॉल में जमती है। उस महफिल में ख्याति भी शामिल होती है। अरे पापा जी, आप बिल्कुल सही समय पर यहाँ आए हो। अगर आप 2 दिन बाद आते तो हम खुद बारिश में कहीं बाहर घूमने निकल जाते। आप सब लोग आ गए हो तो हमें अपने ट्रिप का प्लान पोस्टपोन करना पड़ेगा। इन सब की बातें चली रही थी कि तभी किचन से चाय की ट्रे लिए सीमा हॉल में आती है और सबको चाय सर्व करती है। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है सीमा तुमने, लेकिन मेरा मन कुछ खट्टा मीठा खाने को कर रहा है। अगर श्रीखंड मिल जाता तो मजा ही आ जाता। सुनिए जी, मम्मी श्रीखंड खाने का बोल रही हैं, जरा मार्केट जाकर ला दोगे क्या? जेठानी जी, जेठ जी तो अभी ऑफिस से थके हारे आए, आप उन्हें रहने दीजिए। अपनी देवरानी की बात सुनकर सोफे पर बैठी ख्याति खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो फिर मैं ही जाकर ले आती हूँ। सीमा अपनी जेठानी का हाथ पकड़ लेती है। अरे जेठानी जी, फिर वही बात, मम्मी पापा रोज रोज थोड़ी ना आते हैं, आप यहीं रुको, उनके साथ बैठो, मैं मार्केट जाकर श्रीखंड ले आती हूँ। इतना कहकर सीमा हॉल के दरवाजे के पास रखा छाता उठाती है और तेज कदमों से मार्केट के लिए घर से निकल जाती है। कुछ देर बाद जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। हॉल की खिड़की से बारिश देखते ही ख्याति की छोटी बहन सुरभि और भाभी प्रियंका खुशी से उछल पड़ती हैं। दीदी देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, चलो ना छत पर नहाते हैं। ख्याति, सुरभि और प्रियंका तीनों छत पर बारिश में नहाने के लिए भाग जाती हैं। उन तीनों को छत पर नहाते हुए अपनी अपनी छतों से पड़ोसने नीलम और गीता देखती हैं। गीता, देख जरा, मेहमान तो जेठानी के आए हैं, लेकिन सारी भाग दौड़ वो बेचारी देवरानी कर रही है। मैंने भी सीमा को छाता लेकर बाजार की तरफ जाते हुए देखा है। जेठानी अपने मायके से आए मेहमानों के साथ बारिश में मौज उड़ा रही है और उसकी देवरानी पानी में भीगते हुए बाजार के धक्के खा रही है। नीलम और गीता की बातों से अनजान तीनों नंद भाभी छत पर बारिश का खूब मजा लेती हैं। नहाने के बाद जब ख्याति, सुरभि और प्रियंका छत से पूरी तरह से गीले कपड़ों से पानी टपकाते हुए हॉल में आती हैं, तभी सीमा भी मार्केट से श्रीखंड लेकर हॉल में पहुंचती है और देखती है कि उन तीनों के गीले कपड़ों की वजह से हॉल का फर्श पूरी तरह गीला हो चुका है। अरे ये क्या, आप तीनों ने तो पूरा फर्श ही गीला कर दिया। दीदी आप परेशान मत हो, मैं पोछा लगा दूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम तो मेहमान हो, मेहमान हमारे घर में काम थोड़ी ना करते। तुम जाओ, जाकर सूखे कपड़े पहन लो, मैं मम्मी जी को श्रीखंड सर्व करने के बाद खुद साफ कर दूंगी। ननद जी, क्या मैं आपकी कोई सूखी साड़ी पहन सकती हूँ?
हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल पहन सकती हो ना। रुको, मैं अभी कमरे से लाकर देती हूँ। इतना बोलकर सीमा किचन में चली जाती है। सीमा के किचन में जाते ही बेसब्र प्रियंका गीले कपड़ों में से पानी टपकाते हुए सीधे सीमा के कमरे में चली जाती है। हॉल में अपनी जेठानी की मम्मी को श्रीखंड सर्व करने के बाद सीमा गीला फर्श देखती हुई अपने कमरे में जाती है। प्रियंका भाभी से थोड़ा सा भी सब्र नहीं हुआ। कमरे में पहुंचकर सीमा प्रियंका को अलमारी से साड़ी निकाल कर देती है। ये लो भाभी, आप साड़ी पहनो, तब तक मैं गीले फर्श को सुखाती हूँ। प्रियंका को साड़ी देकर सीमा हॉल और कमरे में पोंछा लगाने लगती है। वो ख्याति को कोई काम नहीं करने देती और अगले 2 दिन मायके से आए मेहमानों की खातिरदारी करती है। तीसरे दिन भी सीमा अकेले पूरे घर की सफाई, नाश्ता और दोपहर का खाना बनाने के बाद झूठे बर्तन साफ करती है। वो कमरे में जाने ही वाली होती है कि ख्याति के पापा उसे आवाज लगाते हैं। अरे सीमा बेटी, जरा एक गिलास गरम दूध ला दो। थकान से चूर सीमा किचन में जाती है और दूध गर्म करके हॉल में लाकर ललिता के बगल से बैठे प्रदीप को देती है। मुझे खाना खाने के बाद दूध पीने की आदत है। इतने दिनों तक संकोच के मारे कुछ बोला नहीं था। दूध पीकर प्रदीप गिलास टेबल पर रख देते हैं। सीमा वो झूठा गिलास लेकर जैसे किचन में रखने जाती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। ख्याति के मम्मी पापा, भैया भाभी और बहन छत पर नहाने भाग जाते हैं। इस बात से अनजान की जेठानी के मम्मी पापा, भैया भाभी और बहन कहाँ हैं, सीमा फिर से हॉल में पोछा लगाकर गंदे पानी से भरी बाल्टी बाथरूम की तरफ ले जा रही होती है कि तभी वो पांचों गीले कपड़ों में छत से हॉल में सीधे आ जाते हैं। अरे मैंने अभी अभी तो पोछा लगाया था। कोई बात नहीं दीदी, अब की बार मैं पोछा लगा दूंगी। अरे मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोल रही थी, पोछा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ, सूखे कपड़े पहन लो। ख्याति के मम्मी पापा गेस्ट रूम वाले बाथरूम में जाते हैं। सुरभि ख्याति के कमरे में बाथरूम में जाती है और प्रियंका सीमा के कमरे में जाकर अलमारी से सीमा की साड़ी निकालकर बाथरूम में जाती है और गीली साड़ी को बिना धोई ही बाल्टी में रखकर सूखी पहनकर हॉल में आ जाती है और वहां पोछा लगा रही सीमा को साड़ी का पल्लू फैलाकर दिखाती है। ननद जी, मैं आपकी साड़ी में कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो, लेकिन तभी ख्याति के मम्मी पापा और बहन सूखे कपड़े पहनकर हॉल में आ जाते हैं। उन्हें देखकर बोलते बोलते सीमा रुक जाती है और पोछा लगाने लगती है। जेठानी जी ने भी आज तक मुझसे बिना पूछे मेरी अलमारी नहीं खोली। पोछा लगाने के बाद सीमा किचन में जाकर दूध का झूठा गिलास साफ करके अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करती है। फिर डिनर बनाने के लिए किचन में चली जाती है और उसकी जेठानी अपने मायके वालों के साथ हॉल में हंसी ठिठोली करती रहती है। साथ में ससुराल वाले भी होते हैं। ननद जी, आपकी देवरानी की तारीफें बिल्कुल सच है। मैंने तो पहले ही कहा था, तुमने ही मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। अपनी तारीफ से अनजान सीमा अकेले ही सबके लिए डिनर में पुलाव, दाल मखनी, तंदूरी रोटी और छोले बनाकर डाइनिंग हॉल में सर्व करती है। खाना खाकर अपने कमरे में आया सीमा का पति पंकज बिस्तर पर बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। दिन भर के काम और अभी अभी किचन से बर्तन साफ करके कमरे में आई सीमा को देखकर पंकज एक शिकायत करता है। जब से भाभी के मायके वाले आए हैं तब से देख रहा हूं कि तुम ना तो मुझे वक्त दे पाती हो और ना ही खुद एक पल के लिए आराम कर पाती हो। आखिर तुम मशीन हो क्या? पंकज की बात सुनती हुई थकान से चूर सीमा पलंग पर बेजान होकर गिर पड़ती है। मैं क्या करूं पंकज, मुझे क्या पता था कि जेठानी जी को अपने मायके वालों को समय देने के लिए उनसे काम में मदद ना मांगना मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। मैंने तो सोचा था 2-3 दिन की बात है, पर यहाँ तो आफत ही गले पड़ गई। सीमा जैसे ये बात पूरी करती है उसकी नाक में एक अजीब सी बदबू आती है। ये बदबू कहाँ से आ रही है? अरे बारिश में सीलन की बदबू होगी। नहीं, ये बदबू सीलन की बिल्कुल नहीं है। सीमा बदबू को सूंघते हुए कमरे के चारों कोनों को देखती है, फिर बिस्तर से उठकर अपने बाथरूम की तरफ जाती है। दरवाजा खोलते सीमा देखती है कि बाल्टी में प्रियंका की पहनी हुई भीगी साड़ी पड़ी है और बदबू उसी में से आ रही है। अरे जेठानी की भाभी को पहनने के लिए मेरी महंगी साड़ियां चाहिए, लेकिन धोने के लिए उसके हाथ नहीं होते क्या? सीमा ने बाल्टी से साड़ी निकाली ही थी कि तभी गेस्ट रूम में ललिता उसे आवाज लगाती है। सीमा बेटी, जरा एक गिलास पानी और इनके लिए दूध ला दो। अभी लाती हूँ। साड़ी बाल्टी में वापस रखकर गुस्से से भनभनाई सीमा किचन की तरफ चल देती है। यह पहली बार था जब सीमा को अपनी जेठानी के मायके वालों के लिए गुस्सा आ रहा था, और फिर अगले दिन भी ऐसी पहली बार होता है जब सीमा अपनी जेठानी के बिना ही सब्जी लेने जाती है, वो भी बारिश में। सीमा जब सब्जी लेकर भीगती हुई वापस लौट रही थी तभी उसकी पड़ोसने नीलम और गीता अपने अपने घर के दरवाजे पर खड़ी उसे देखती हैं और टोकती हैं। अरे सीमा, आज तुम्हारी जेठानी तुम्हारे साथ बाजार नहीं आई? तुम दोनों तो हमेशा साथ ही दिखती थी। वो मेरी जेठानी जी के मायके से मेहमान आए हुए ना, तो वो अभी उन्हीं के साथ घर पर हैं। अच्छा, तेरी जेठानी ने बारिश में घर के कामों से बचने का बहुत अच्छा बहाना ढूंढ लिया, मायके से आए मेहमानों का, और तू है कि चक्की की तरह पिस रही है।
गीता की बात सीमा के मन में घर कर गई थी। बारिश में भीगती हुई सीमा घर पहुंचती है और अब सीमा घर में जो भी काम करती, चाहे खाना बनाना हो, कपड़े धोना हो, गीले फर्श में एक बार और पोछा लगाना हो, सीमा को गीता की कही बात ही याद आती थी। मायके वालों के आते ही जेठानी को काम न करने का बहाना मिल गया। क्योंकि काम करते हुए सीमा अपनी जेठानी को या तो उसके मायके वालों के साथ हंसी ठिठोली करते देखती या फिर उनकी बातें सुनती। 2 दिन बीत जाने के बाद सुबह का नाश्ता सबको खिलाने के बाद बाथरूम में गीले कपड़े धोते हुए सीमा के मन में एक सवाल आता है। अब तो मुझे भी गीता आंटी की बात सही लगने लगी है। कपड़े धोकर सीमा अपने कमरे में पलंग पर बैठी ही थी कि तभी सुरभि और प्रियंका वहां आती हैं और सीमा दीदी, आज मुझे ना चाउमीन खानी है, आप प्लीज बना दो ना। ना जी, मौसम बहुत अच्छा है, आज मुझे दही बल्ले बनाकर खिला दो ना। सीमा मना तो करना चाहती थी लेकिन मना नहीं कर पाती और बेमन से किचन की तरफ बढ़ जाती है। कभी कभी अपनी उससे भी फरमाइश कर लिया करो जिसके मायके वाले हो तुम लोग। प्रियंका और सुरभि के अलावा भी ख्याति के मम्मी पापा और भैया तो हर थोड़ी देर में सीमा के पास चाय पकौड़े या किसी और चीज की फरमाइश लेकर आ ही जाते थे। एक दिन सुबह का सारा काम करने के बाद सीमा अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में सो जाती है और दोपहर के 2 बजने तक भी खाना न मिलने पर हॉल में ख्याति के साथ बैठे उसके सास ससुर मायके वालों की नजरें किचन की तरफ टिक जाती हैं। ख्याति, आज दोपहर के 2 बज गए और तुम्हारी देवरानी अब तक खाना नहीं लेकर आई। देखो तो वो किचन में क्या कर रही है। ख्याति तुरंत रसोई में जाती और देखती है कि उसकी देवरानी का कहीं अता पता नहीं है। अरे, यहाँ तो देवरानी जी है ही नहीं, गई कहाँ? लगता है अपने कमरे में होंगी। ख्याति सीधे अपनी देवरानी सीमा के कमरे में पहुंचती है और देखती है कि सीमा बेसुध होकर सो रही है। ख्याति उसे जगाने की कोशिश करती है। देवरानी जी उठो, आज खाना नहीं बनाना क्या? सब लोग भूखे बैठे हैं। गहरी नींद से अचानक उठाए जाने पर और लगातार कई दिनों की थकान के कारण सीमा बुरी तरह से झुंझला जाती है। उसका सारा दबा हुआ गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। बस जेठानी जी, बहुत हो गया। मायके से मेहमान आपके आए हैं लेकिन उनकी पूरी खातिरदारी मुझे अकेले ही करनी पड़ रही है। चाहे सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, मैं अकेले बना बना कर थक गई हूँ। अरे देवरानी जी, कैसी बातें कर रही हो आप? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। बारिश में आपके मेहमानों ने मेरा काम 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। पूरे दिन मुझे आराम करने को 1 मिनट भी नहीं मिलता और आज थोड़ी सी मेरी आंख क्या लग गई, आप तो मुझसे पूछने चली आई कि मैंने खाना क्यों नहीं बनाया। बस बहुत हो गया, अब मैं और काम नहीं कर सकती। सीमा के चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके सास ससुर शोभा और अभिजीत भी भागकर कमरे में आ जाते हैं। अरे क्या हुआ छोटी बहू, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? बाहर तुम्हारी जेठानी के मायके वाले बैठे हुए हैं, वो क्या सोचेंगे? सीमा बिस्तर से उठती है और पलंग के नीचे रखा लगेज बैग निकालकर अलमारी से अपने कपड़े निकालकर उसमें रखने लगती है। बैठे हुए हैं तो मैं क्या करूं पापा जी? अब मैं किसी की कोई खातिरदारी नहीं करूंगी। अब मैं जा रही हूं अपने मायके। सीमा फटाफट अपना बैग पैक करती है और बैग लेकर अपने कमरे से निकल जाती है। उसकी जेठानी उसे रोकने की कोशिश करते हुए हॉल में आ जाती है और हॉल की खिड़की से देखती है कि तेज बारिश हो रही है। देवरानी जी रुक जाओ प्लीज, इतनी तेज बारिश में मायके मत जाओ, बात को समझो। जेठानी जी चाहे पानी बरसे या अंगार, अब मैं ससुराल में एक पल भी नहीं रुकने वाली। दोनों देवरानी जेठानी के पीछे पीछे उनके सास ससुर भी हॉल में आ जाते हैं। छोटी बहू रुक जाओ, अगर तुम ऐसे चली गई तो लोग क्या कहेंगे कि बारिश में आए जेठानी के मायके वालों से तंग आकर देवरानी ने ससुराल ही छोड़ दिया। मम्मी जी जिसे जो कहना है कहने दो, अब मैं और जेठानी जी के मायके वालों की खातिरदारी नहीं कर सकती। ख्याति के मायके वाले भी सीमा को समझाने आगे आते हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई सीमा बेटी जो तुम अपना ससुराल छोड़कर मायके जा रही हो? अगर आपको मेरा आपके कपड़े पहनना पसंद नहीं आया तो मैं अब से आपकी साड़ियों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। सीमा सबको घूर कर देखती है, तभी उसकी जेठानी आगे आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। कुछ तो बोलो देवरानी जी। बिना कुछ बोले सीमा अपना बैग उठाती है, ख्याति का हाथ झटकती है और तेज बारिश में ही घर से निकलकर अपने मायके चली जाती है। अपनी देवरानी के मायके जाने के बाद ख्याति चुपचाप किचन में चली जाती है। उसके पीछे पीछे उसकी बहन सुरभि और भाभी प्रियंका भी आती है। बताओ कैसी देवरानी है आपकी ननद जी जो आपके मायके वालों से परेशान होकर अपने मायके चली गई। ये सब बातें बाद में कर लेंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। दीदी मेरे लिए पनीर की कोई अच्छी सी डिश बना दो ना। ख्याति अपनी बहन को घूर कर देखती है और दाल साफ करने लगती है। उस दिन तो घर में शांति रहती है, कोई भी अपनी फरमाइशें नहीं बताता। लेकिन अगले दिन सुबह जब ख्याति किचन में नाश्ता बनाने के लिए जाती है तो हॉल में बैठे उसके ससुराल वाले और मायके वाले फिर से शुरू हो जाते हैं। बेटा ख्याति, मुझे बारिश में गर्मा गर्म सूप पीना है। अरे ख्याति बहू, मेरे लिए तुम जरा भुट्टे की कचौड़ी बना देना, बहुत दिन हो गए खाए हुए। ठीक है, मैं सबके लिए सबकी पसंद का नाश्ता बना दूंगी।
ख्याति के भैया भाभी और मम्मी भी अपने लिए पोहा, जलेबी और वेज रोल की मांग करते हैं। 5 अलग अलग तरह का नाश्ता बनाते हुए दोपहर हो जाती है और ख्याति पूरी तरह से थक कर चूर हो जाती है। थकी हुई ख्याति हॉल में अपने बनाए 5 नाश्ते लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। फिर वहां बैठी अपनी भाभी प्रियंका की तरफ मुड़ती है। भाभी, नाश्ता सर्व करने में जरा मेरी हेल्प करवा दो ना। हाँ हाँ ननद जी, अभी करवाती हूँ। प्रियंका ख्याति के साथ मिलकर सबको नाश्ता सर्व करवाती है। सब लोगों के नाश्ता कर लेने के बाद ख्याति सारे झूठे बर्तन किचन में ले जाकर सिंक में रखती है और अकेले ही साफ करने लगती है। तभी उसकी बहन सुरभि किचन में आती है और दीदी, आप अकेले बर्तन क्यों धो रही हो? मुझसे कह देती, मैं आपकी हेल्प करवा देती ना। तो हेल्प करवा दो। दोनों बहनें बर्तन साफ करके ख्याति के कमरे में चली जाती हैं। ख्याति पलंग पर बैठती है। हॉल में बैठे उसके पापा आवाज लगाते हैं, अरे ख्याति बेटा, मेरे लिए पीने का पानी गर्म करके ला दो। ख्याति कमरे से निकलकर किचन में जाती है और पानी गर्म करके जैसे ही हॉल में अपने पापा को देने जाती है तो देखती है कि उसके मम्मी पापा के पैर पूरी तरह से कीचड़ में सने हुए हैं और उसके पैरों के निशान हॉल में भी हैं। अरे मम्मी पापा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पूरे हॉल में पोछा लगाया था, आपने फिर से पूरा फर्श गंदा कर दिया। अरे स्वाति बेटा, हम तो बस बाहर टहलने गए थे, तभी अचानक तेज बारिश आ गई तो आते हुए रास्ते में पैर गंदे हो गए। अब इसमें हम क्या करें? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से पोछा लगा देती हूँ। ख्याति पानी का गिलास अपने पापा को देती है और दोबारा पोछा लगाने लगती है। तभी कमरे से निकलकर सीमा की बहन सुरभि आती है और उसके हाथ से पोछा ले लेती है। दीदी हटो, पोछा मुझे दो, मेरे होते हुए आप पोछा लगाओगी क्या? सुरभि सीमा के हाथ से पोछा लेकर खुद लगाने लगती है। सुरभि को पोछा देकर ख्याति किचन में चली जाती है। ख्याति के पीछे पीछे उसकी भाभी प्रियंका भी आती है और ननद जी, आज लंच में क्या बनाना है? मैं तो थकी हुई हूँ, भाभी आपको जो खाना हो वो बना लो। जो काम पहले ख्याति की देवरानी करती थी वो काम अब उसके मायके जाने के बाद ख्याति को ही करने पड़ते हैं। लेकिन ख्याति अपनी बहन और भाभी की मदद ले लेती है। अपनी देवरानी की तरह सब अकेले नहीं करती। ख्याति अपनी भाभी को आटा गूंथते हुए देखती है और मेरी देवरानी यही काम अकेले करती थी जो आज हम 3 लोग मिलकर कर रहे हैं। भले ही ख्याति के काम में उसकी भाभी और बहन ने मदद की, लेकिन पूरे दिन तीनों टाइम का खाना बनाना, बर्तन साफ करना, हॉल में 3-3 बार झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाना ख्याति को बहुत थका देता है। फिर जब ख्याति रात में किचन से बर्तन साफ करके अपने कमरे में जाती है तो बिस्तर पर बैठा उसका पति उसे देखते ही उसकी थकान भांप लेता है। अरे मैं देख रहा हूँ, जब से तुम्हारी देवरानी मायके गई है तब से उसके हिस्से का काम तुम्हारे जिम्मे आ गया है। अरे मेरी देवरानी के हिस्से का पूरा काम कहाँ, मेरे काम में तो मेरी मदद मेरी बहन सुरभि और मेरी भाभी भी करवाती हैं। ये बोलती हुई ख्याति सारांश के बगल में बैठ जाती है। अच्छा, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि जितना काम तुम तीनों मिलकर करती हो उतना काम तुम्हारी देवरानी अकेले करती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद अब समझा, इसलिए तुम्हारी देवरानी मायके चली गई है। तभी हर बार की तरह ख्याति के पापा दूध मांगते हैं और ख्याति उन्हें दूध देने के लिए चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह ख्याति अपने कमरे के बाथरूम में गंदे कपड़े साफ करने जाती है। तभी उसकी बहन सुरभि और भाभी प्रियंका भी बाथरूम में आकर कपड़े साफ करवाने लगती हैं। भाभी, जैसे आज आप मेरी मदद करवा रही हो वैसे ही अगर मेरी देवरानी की भी मदद करवा देती तो वो बेचारी बारिश में अपना ससुराल ना छोड़ती। हरी ननद जी, मैं तो आपकी देवरानी की हेल्प करवाती थी लेकिन वो खुद ही हर बार मना कर देती थी। हाँ दीदी, मैंने भी 2-3 बार आपकी देवरानी की मदद करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मेरी मदद ली ही नहीं। अच्छा, तो ये बात है। अपनी बहन और भाभी की बात सुनकर ख्याति कपड़े धोने का काम उन दोनों को सौंपकर हाथ पोंछती हुई हॉल में जाती है कि देखती है कि उसकी पड़ोसन नीलम, रजनी और गीता आई हुई हैं। वो तीनों हॉल में चारों तरफ देखती हैं और फिर ख्याति की तरफ। अरे ख्याति, तुम्हारी देवरानी सीमा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही आजकल। नीलम की बात का जवाब हॉल में बैठी ख्याति की सास देती है। मेरी छोटी बहू अपने मायके गई हुई है कुछ दिन के लिए। अच्छा, हमें तो पता चला कि इस बारिश में आए जेठानी के मायके से तंग आकर देवरानी ने अपना ससुराल ही छोड़ दिया है। चाची जी, ये आप कैसी बेसिर पैर की बात कर रहे हो मेरी देवरानी के बारे में? बेसिर पैर की बात नहीं है क्या थी? उस दिन मायके जाने से पहले तुम्हारी देवरानी ने खुद हमसे बताया था कि कैसे तुम्हारे मायके वालों के आने के बाद घर के सारे काम उस अकेली पर थोप दिए गए और कैसे वो तंग आकर मायके जाने को बेबस हो गई। मुझे पहले से अंदाजा हो गया था कि मेरी देवरानी इसी वजह से मायके गई है, इसीलिए मैं अपनी देवरानी को मायके से लेने जा रही थी, लेकिन अब उससे पहले एक काम करना पड़ेगा। सोचती हुई ख्याति अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ मुड़ती ही है कि तभी सारांश, सुरभि, प्रियंका और विकास हॉल से होते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं, वो भी तेज बारिश में। ख्याति गेस्ट रूम में जाकर अपने मम्मी पापा के सामने खड़ी हो जाती है। क्या हुआ ख्याति, कुछ काम है क्या? मम्मी, मैं सोच रही थी कि बेटी के ससुराल में मायके वालों का इतने दिन तक रुकना सही है क्या? मेरा मतलब है। ख्याति की बात बीच में काटते हुए, ख्याति,
तू चिंता क्यों करती है? हम दोनों भी अभी यही बात कर रहे थे। हम काफी दिन रुक लिए तुम्हारे ससुराल में। हम कल सुबह ही यहाँ से अपने घर चले जाएंगे। ख्याति अपने माता पिता की बात सुनकर राहत की सांस लेती है, लेकिन ख्याति के भैया भाभी और बहन को बारिश में टैक्सी में शहर घुमाने ले गए उसके पति सारांश की सांस हलक में अटक जाती है। वो तीनों कुछ भी देखते डिमांड कर देते। चलती टैक्सी से सुरभि ने चाय की टपरी देखी और जीजू, मुझे बारिश में टपरी की कड़क चाय पीनी है। सारांश टैक्सी से उतरकर भीगता हुआ टपरी से जाकर चाय की कटिंग लेकर आता है और कार में बैठे तीनों लोगों को देता है। चाय पीने के बाद टैक्सी आगे बढ़ती है। फिर जैसे ही विकास समोसे की दुकान देखता है, अरे कैसे जीजू हैं आप, इस बारिश में हमें गर्मा गर्म समोसे नहीं खिला रहे हैं? अरे बिल्कुल साले साहब, समोसे भी खिलाएंगे आपको। सारांश भागता हुआ फिर जाता है और तीनों के लिए गर्मा गर्म समोसे ले आता है। उन तीनों को शहर घुमाकर सारांश शाम को घर लौटकर अपने कमरे में जाता है तो वहां बैठी ख्याति से सारी बातें बताता है और बाप रे बाप, तुम्हारे मायके वाले ना, एक ही दिन में इन लोगों ने मेरी हालत खराब कर दी। ये खाना है, वो पीना है, ये देखना है। अरे भाई मैं तो पागल हो गया। हाँ सारांश, मैं जानती हूँ जैसी हालत आज आपकी हुई है वैसी हालत इतने दिनों तक मेरी देवरानी की भी हुई है। अब मुझे कैसे भी करके अपनी देवरानी को उसके मायके से मना कर लाना ही होगा, क्योंकि वो मेरे ही मायके वालों से तंग आकर अपना ससुराल छोड़कर गई है। अगले दिन सुबह ख्याति के सभी मायके वाले अपना सामान बांधते हैं और हॉल में ख्याति और उसके ससुराल वालों को अलविदा करते हैं। ख्याति बेटा, तुमने और तुम्हारे ससुराल वालों ने हमारी बहुत खातिरदारी की। अब हम वापस अपने घर जा रहे हैं, फिर सर्दियों में आएंगे। ख्याति के मम्मी पापा भैया भाभी उसे कुछ पैसे देते हैं। ख्याति भी अपनी बहन और भाभी को कपड़े देती है। फिर वो पांचों वहां से चले जाते हैं। उनके घर से निकलते ही ख्याति अपनी सास ससुर की तरफ देखती है और मेरे मायके वाले तो गए, अब मैं जाकर अपनी देवरानी को उसके मायके से वापस लेकर आती हूँ। रहने दो बड़ी बहू, तुम्हारी देवरानी जैसे अपने मायके गई है वैसे ही एक दिन खुद ब खुद आ जाएगी। तुम परेशान मत हो। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। ख्याति अपने सास ससुर और देवर को अपनी देवरानी के मायके जाने की वजह बताती है। तब तो तुम अभी जाकर अपनी देवरानी को मायके से ले आओ बड़ी बहू। ख्याति घर से बाहर निकलती है और टैक्सी बुक करके सीधे अपनी देवरानी सीमा के मायके के लिए निकल जाती है। सीमा अपने मायके के हॉल में अपने मम्मी पापा के साथ आराम से सोफे पर बैठी टीवी देखते हुए गर्मा गर्म भुने हुए चने खा रही थी। तभी डोरबेल बजती है। सीमा दरवाजा खोलती है और अपनी जेठानी ख्याति को देखकर हैरान रह जाती है। जेठानी जी, आप यहाँ? तो आपके मायके के मेहमानों का ख्याल वहाँ कौन रख रहा होगा? देवरानी जी, मेरे मायके वाले अपने घर चले गए, इसीलिए तो मैं तुमको वापस लेने आई हूँ। अच्छा, मतलब जब मायके वाले थे तब आपको अपनी इस देवरानी का बिल्कुल ख्याल नहीं आया? आया ना देवरानी जी, इसीलिए तो जब तक वो थे तब तक मैं तुमको लेने नहीं आई। दरवाजे पर खड़ी खड़ी ही ख्याति अपने देवरानी को सारी बातें समझा देती है। मैं पहले ये नहीं समझ पाई कि बारिश में मेरे मायके वालों से तंग आकर तुम ससुराल छोड़कर मायके चली आई हो। हाँ जेठानी जी, लेकिन गलती इसमें थोड़ी मेरी भी है। मैंने ना तो शुरू में आपकी मदद ली, ना आपकी बहन की और ना ही आपकी भाभी की। मैं खुद ही सब काम करती रही और फिर जब मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो मैंने किसी से कुछ कहा ही नहीं और किसी ने मेरी मदद भी नहीं की। हाँ देवरानी जी, मुझे भी ये समझना चाहिए था कि बारिश में इतने सारे मेहमानों की अकेले खातिरदारी करना कितना चुनौती भरा काम है। तो ठीक है जेठानी जी, अब तक तो मैंने आपके मायके के मेहमानों की जी तोड़ खातिरदारी की थी। अब मैं अपने साथ अपने मायके के मेहमानों को ससुराल ले चलती हूँ, तो अब आप मेरे मायके के मेहमानों की खातिरदारी करना। हाँ हाँ ठीक है देवरानी जी, बिल्कुल। मेरे मेहमानों की खातिरदारी तो तुमने अकेले ही की थी, लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ, तुम्हारे मायके के मेहमानों की खातिरदारी हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर साथ में करेंगी। ख्याति अपनी देवरानी की सभी गलत फहमियां दूर करके उसे वापस मायके से ससुराल ले आती है। तो आप बताइए, बारिश में आई जेठानी के मायके वालों से तंग आकर देवरानी ने ससुराल छोड़कर सही किया या गलत? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।